न्यूयॉर्क, एक ऐसा शहर जहां पलक झपकते या तो किस्मत बनती है या फिर बिगड़ती है, और एक ऐसा इंसान जिसने लोगों को बेशुमार दौलत बनाने का वादा किया था, जिसको लोग वॉल स्ट्रीट का हीरो मानते थे, जिसका नाम है बर्नी मैडॉफ। Bernard Madoff was a Wall Street legend and pulled in big clients with big checkbooks. लेकिन साल 2008 में ऐसा तो क्या हुआ कि मैडॉफ को 150 साल की सजा सुनाया गया। Madoff has just been sentenced for the biggest investment fraud in Wall Street history. A federal judge ordered Madoff, who is 71 years old, to serve a maximum 150 years in prison. Now, led you to this pile of dung that is Bernie Madoff and stuck your nose in it, and you couldn't figure it out. साल 1960 जब बर्नी मैडॉफ ने अपना पहला ब्रोकरेज फर्म स्टार्ट किया था, बर्नार्ड एल इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज़। बेसिकली ये कंपनी एक ब्रोकर की तरह काम करती थी बायर और सेलर के बीच में, और देखते ही देखते पूरे नैस्डैक का 5 से 10% ट्रेड यही कर रहे थे। लेकिन दूसरी साइड मैडॉफ अपना इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी बिजनेस भी कर रहे थे। इसमें बेसिकली वो दूसरों का पैसा मैनेज कर रहे थे, और मैडॉफ अपने फादर इन लॉ की मदद से बहुत से क्लाइंट को लाया था। इसमें उनके फादर इन लॉ क्लाइंट से पैसे लेकर मैडॉफ को इन्वेस्ट करने के लिए देते थे। और मज़े की बात यह है, जिन क्लाइंट ने पैसे लगाए थे उन क्लाइंट को भी नहीं पता था कि एट द एंड ये पैसा मैडॉफ के पास जा रहा है, क्योंकि मैडॉफ नहीं चाहता था कि उसके फर्म के बारे में किसी को पता लगे, क्योंकि वो एक अनरजिस्टर्ड फर्म चला रहा था जो कि इलीगल था। लेकिन लोगों ने इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की बजाय मैडॉफ जो रिटर्न जनरेट करके दे रहा था उस पर जा रहा था। जिधर पूरी इंडस्ट्री 7 से 8% का रिटर्न दे रही थी, उधर मैडॉफ 15 से 16% का रिटर्न दे रहा था। और इसी बीच सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की नज़र इनके ब्राउज़र पे जाता है, जिसमें इन्होंने कहा था 100% रिस्क ट्रेडिंग और ईयरली 13 से 14% का रिटर्न, जिस पर सिक्योरिटी एक्सचेंज को ये बात हजम नहीं होती और इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चालू कर देते हैं। और तब जाके लोगों को पता लगता है कि इन सब चीज़ों के पीछे मैडॉफ का हाथ है। जिसके बाद सिक्योरिटी एक्सचेंज इनसे ट्रेडिंग रिपोर्ट मांगती है, पर मैडॉफ ने आज तक कभी कोई ट्रेडिंग किया ही नहीं था, तो फिर इसने 15 से 16% का रिटर्न कैसे बना के दिया। He had been defrauding investors in what prosecutors are calling a multi-billion-dollar Ponzi scheme. Fraud in Wall Street history, federal investigators say famed Wall Street money manager Bernard Madoff ran a scheme that cheated investors out of $50 billion. एक्चुअली हो ये रहा था कि मैडॉफ इन्वेस्टर से ये बोलकर तो पैसा ले रहा था कि वो इन पैसों को इन्वेस्ट करेगा, पर उसने ये कभी किया ही नहीं, क्योंकि ये एक पूरा पॉन्जी स्कीम था। इसमें मैडॉफ नए इन्वेस्टर से पैसे लेकर पुराने इन्वेस्टर को रिटर्न की तरह दे रहा था। यानी मैडॉफ के पास अगर $1 मिलियन आते हैं और उसको ईयरली 15% का रिटर्न देना है, तो $1 मिलियन का कुछ हिस्सा पुराने इन्वेस्टर्स को देगा। इसका मतलब ये स्कीम तब तक ही चल सकती है जब तक इसमें नए इन्वेस्टर पैसे लगा रहे हो। इसलिए जब सिक्योरिटी एक्सचेंज इनसे रिपोर्ट मांगती है तो ये फेक ट्रेडिंग रिपोर्ट बनाकर सबमिट करते हैं, और सिक्योरिटी एक्सचेंज ने इन रिपोर्ट को ठीक से एनालाइज भी नहीं किया था, क्योंकि जब सिक्योरिटी एक्सचेंज को पता लगा कि इन सब चीज़ों के पीछे मैडॉफ का हाथ है, जो कि नैस्डैक के चेयरमैन और बर्नार्ड एल इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज़ लार्जेस्ट मार्केट मेकर है नैस्डैक पर, तो उसी टाइम सिक्योरिटी एक्सचेंज ने इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बंद कर दिया। और ठीक इसी तरह से जब क्लाइंट इनसे ट्रेडिंग रिपोर्ट मांगते थे तो ये इनको फेक रिपोर्ट बना कर देते थे, और इस इन्वेस्टिगेशन के बाद अब लोगों ने सीधा मैडॉफ को ही पैसे देना स्टार्ट कर दिया था। और अगर आप इनके क्लाइंट देखें तो HSBC बैंक, इंस्टीट्यूशनल्स बैंक, हेज फंड जैसे बड़े बड़े क्लाइंट थे, जिसके कारण मैडॉफ के पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स आ रहे थे। और इसी बीच हैरी मार्कोपोलस, जो रैम्पैड इन्वेस्टमेंट में एक रिसर्चर की तरह काम करते थे, और जब उनके बॉस ने मैडॉफ के रिटर्न दिखाए तो वो थोड़े से शॉक हो गए, क्योंकि एवरेजली 15 से 16% का रिटर्न देना और मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉफिट में होना, जिस वजह से मार्कोपोलस ने इनके रिपोर्ट की रिवर्स इंजीनियरिंग करी और सिर्फ 4 घंटे में मैथमेटिकली प्रूफ कर दिया कि एक फ्रॉड है। How long did it take you to figure out that there was something wrong? It took me 5 minutes to know that it was a fraud. It took me another almost 4 hours of mathematical modeling to prove that it was a fraud. मैडॉफ जो रिटर्न जनरेट करके दे रहा था वो एक पोंजी स्कीम से किया जा सकता है। मैडॉफ क्लाइंट को तब भी हाई रिटर्न बना के दे रहा था जब मार्केट डाउन थी, जिस वजह से इन्होंने सिक्योरिटी एक्सचेंज से मैडॉफ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने की मांग की। लेकिन पहले की तरह सिक्योरिटी एक्सचेंज ने कोई भी एक्शन नहीं लिया, लेकिन मार्कोपोलस लगातार सिक्योरिटी एक्सचेंज को इंसिस्ट करते रहे और 2005 में जाके इन्होंने 29 रेड फ्लैग्स के साथ सिक्योरिटी एक्सचेंज को एक रिपोर्ट सबमिट किया। तब जाके सिक्योरिटी एक्सचेंज ने इनके ऊपर एक इंक्वायरी बिठाया और उनसे अकाउंट नंबर मांगा जिनसे वो ट्रेड करते थे, और इसमें भी मैडॉफ ने कोई भी एक रैंडमली नंबर दे दिया
क्योंकि मैडॉफ ने आज तक कभी कोई ट्रेडिंग तो किया नहीं था और लकीली सिक्योरिटी एक्सचेंज ने कभी उस अकाउंट नंबर को चेक भी नहीं किया, जिस कारण 2006 में इस पॉन्जी स्कीम का साइज $40 बिलियन तक चला गया था और इस टाइम पे अमेरिकन इकोनॉमी में बिलियंस ऑफ डॉलर सर्कुलेट हो रहे थे, जिसके कारण मैडॉफ के लिए अब ये स्कीम चलाना और भी ज़्यादा आसान हो गया था। लेकिन साल 2008 जब पूरे वर्ल्ड में फाइनेंशियल क्राइसिस आ रखा था और इन्वेस्टर्स अपना पैसा मार्केट से निकाल रहे थे, तब मैडॉफ के पास भी $7 बिलियन का विड्रॉल रिक्वेस्ट आया था। लेकिन मैडॉफ के पास सिर्फ $300 मिलियन थे और जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि ये स्कीम तब तक ही चल सकती है जब तक इसमें नए इन्वेस्टर पैसा लगा रहे होते हैं। लेकिन उस टाइम कोई भी इन्वेस्टर मार्केट में पैसे लगाने को रेडी नहीं था, जिस कारण मैडॉफ को ऐसा लगने लगा कि अब उसका स्कैम पूरी तरह से एक्सपोज होने वाला है। तो उसने ये बात जाकर अपने बेटों को बताया जो उसके साथ ही काम करते थे, मगर उनको इस फ्रॉड का कोई भी आइडिया नहीं था। लेकिन इन्होंने ये बात जाकर FBI को बताया और FBI ने अगले दिन मैडॉफ को अरेस्ट कर लिया और 11 दिसंबर को ये फ्रॉड सबके सामने आ गया और इस वजह से बहुत से लोगों ने सुसाइड भी किया था, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे लाइफ की इनकम मैडॉफ के फॉर्म में लगाया हुआ था। 29 जून 2009 को मैडॉफ को 150 साल की सज़ा सुनाया जाता है, लेकिन 14 अप्रैल 2021 को मैडॉफ की डेथ हो जाती है क्रोनिक किडनी डिजीज़ के कारण। तो बेसिकली हमें किसी के क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस पर किसी ब्रोकर या म्यूचुअल फंड पर पैसे नहीं लगाने चाहिए, बल्कि वो क्या स्ट्रेटेजी लगा रहे हैं रिटर्न को जनरेट करने में, उस पर ध्यान देना चाहिए। वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ।